तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 2021 का पेपर जो 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 2022 में। ठीक है, उसकी शिफ्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन है और 25 के 25 क्वेश्चन हम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और क्वेश्चन में हमें यहाँ बोला जा रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख के हम देख सकते हैं 0 और 90 के बीच में है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे √15 वगैरह आ रहे हैं तो इतनी अच्छी वैल्यूज़ तो नहीं आती है, मतलब समझ रहे हो? रूट वगैरह आ रहे हैं तो √15 आ रहे हैं, मतलब ये थीटा की वैल्यूज़ पे तो नहीं आ रही है। लेकिन होता क्या है वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में कि थीटा की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल आपको पता ही है, 0 से 90 के बीच में जो हम जानते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है, लेकिन जो हम जानते हैं वो हम पुट कर करके देखते हैं, जो सेटिस्फाई हो रही होती है LHS RHS पे, वो हमारा आंसर हो जाता है। वरना इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका क्या है? 4 sin स्क्वायर थीटा। देखिए क्या sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मुझे बताइएगा इसको मैं ओपन कर दूँ तो ये 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ये 4 और ये 3 उठ के इधर आ जाएगा, इनसे इसको मैं उधर भेज देता हूँ ना, एक काम करता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और ये चीज़ उठ के इधर आएगी तो क्या -1 हो जाएगा? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? क्या ये चीज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये चीज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो और सब्ट्रैक्शन 3 हो। ठीक है, तो क्या 4 और 1 हो गए वो नंबर? दो नंबर, क्या वो दो नंबर 4 और 1 हो गए? प्लस माइनस, तो क्या मेरा आंसर प्लस माइनस में रहेगा? 1 और 4 रहेंगे, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया और मैंने ये भी कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर चैप्टर में कहीं भी बीच में घुस के आ जाती है। और मुझे बताइए कोफिशिएंट 4 है तो क्या मैं दोनों को 4 से कर दूं? तो ये चीज़ -1 हो जाएगी और ये चीज़ +1/4 हो जाएगी। देखिए यहाँ जो ये वैल्यू है ये रिजेक्ट है। क्यों है? क्योंकि 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो वैल्यू जो सेलेक्ट हुई है वो ये हुई है +1/4। अब ये वैल्यू अगर सेलेक्ट हुई है तो मुझे मतलब मेरी वैल्यू, एक ट्रायंगल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा और वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है। ये अगर मेरा थीटा है, मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होता है? B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो मुझे बताइए बेस यहाँ पे कितना है? ये B है और ये H है। तो ये कॉस थीटा अगर इसके बराबर है तो ये B/H के बराबर हुआ ना। तो ये कितना हो गया? बेस कितना हो गया? 1 और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 4। मुझे बताइए क्या ये चीज़ हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? √15 इसकी हो जाएगी वैल्यू। चलिए ये मेरा बन गया है ट्रायंगल। अब मुझे वैल्यूज निकालनी है 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा की। ट्रायंगल मेरा रेफरेंस बन गया है। चलिए 2 tan थीटा क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा कितना है और बेस मेरा यहाँ पे कितना है? प्लस 4 sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √15/4 और यहाँ पे माइनस sec थीटा, तो cos थीटा का उल्टा होगा। तो sec थीटा में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये 4 हो जाएगा। मुझे बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे? पहले वाली चीज़ कितनी है? 2√15, अगली वाली वैल्यू कितनी है? √15 और यहाँ पे कितने आया? 4। क्या ये दोनों ऐड होके 3√15 बन जाएंगे और ये हो जाएगा -4। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा हम एग्जाम के उसके में ही रहेंगे। एक आदमी को फ़ोन बेचा गया, ठीक है ना? एक आदमी को नहीं, ए सोल्ड, ए खुद ही एक आदमी है। ए ने मोबाइल बेचा बी को 25% कमाया, बी ने बेचा सी को 10% घाटा किया और सी ने पे किया कितना? 5625। तो बताइए उस फ़ोन को ए ने कितने में ख़रीदा था? देखिए मैं मान लेता हूँ कि ए ने उस फ़ोन को x रुपये में ख़रीदा था। अब उसने किसी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब उसने उसको 125% पे बेच दिया, मतलब 5/4 पे बेच दिया। मतलब ये बी को इतने का पड़ा, बी को ये इतने का पड़ा और इसने सी को बेचा 10% के लॉस पे, मतलब इसका 90% पे उसे बेचा। तो क्या ये 9/10 हो गया? और ये जो
वैल्यू है वो सी ने पे किया है और ये वैल्यू कितनी है 5625, ठीक है। तो बस x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 9 से कट रहा है क्या, कितनी बार कट रहा है, 6 × 54, फिर 22, 2 और 5, 625 और एक बार और कटेगा तो 125। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 × 40, 125 × 4 कितना होता है 500, और 500 और 0 5000 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज का। ऐसे चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, डीआई में भी आपने पढ़ी होगी ऐसी चीज़ें कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अगर पहले इतनी पॉपुलेशन थी तो अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ओके। प्लस 6y बराबर 8 और xy की वैल्यू 2। तो देखिए तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। या तो ये x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ y के टर्म्स में और उसको प्लेस कर दूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है, जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने ये चीज़ देखी है, क्या आपको कुछ क्लिक कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है a³ + b³ का फॉर्मूला, सॉरी a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ। मैं इस पूरे को क्यूब कर दूँ तो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये चीज़ अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ तो क्या ये चीज़ 8 का क्यूब हो जाएगी, और ये चीज़ को जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। आप 3ab कॉमन लेके a + b अंदर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करता हूँ तो ये हो जाएगा a³ + b³, ये 216y³ प्लस क्या 3ab, और फिर ब्रैकेट में a + b, कई बार ठीक लिखी है मैंने, और इधर कितना हो जाएगा 512। क्या मुझे इस चीज़ की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, क्या मुझे इस चीज़ की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, क्या मुझे इस चीज़ की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, मुझे बताइए ये क्या 18xy है, ये चीज़ 18 मतलब ये चीज़ मुझे निकालनी है। इसके अलावा क्या ये 18xy है, और क्या ये जो चीज़ है x + 6y है, ठीक है, और ये है 512। अब देखिए xy की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 512। तो जो वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या मैं इस चीज़ को उठा के उधर ले जाऊंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा 8 × 6 = 48। इधर आएगी जो वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी 8, उसकी यूनिट डिजिट होगी 8, वो उठ के उधर जाएगी। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 224, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल स्टैंडर्ड बुकिश तरीका है, लेकिन आप अगर बहुत ही शातिर आदमी हो तो आप देखो यहाँ पे इस नज़र को थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो आप बता सकते हो कि ये 1 और वैल्यूज़ 1 और 2 है। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। आपको हो सकता है कि अभी ये बात मेरे को लगे कि नहीं आपको तो पता है इसलिए आप बता रहे हो, नहीं होती है। अलजेब्रा की बहुत सारी वैल्यूज़ आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आप। तो देखो ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो 2 बन रही है, तो 1 और 2 बेसिक है ना मतलब, और वो 1 और 2 मैंने यहाँ रख के देखी तो ये 2 और ये 1 8 हो रही है। समझ गए मेरी बात। तो बेसिक हिट एंड ट्रायल से इस क्वेश्चन को करना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका लॉजिकल मेथड बता दिया। तो ये डब्बा हमें निकालना था, तो इस डब्बे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512 - 36 × 8। मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाया और मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो आखिरी में 2 से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो 8 से ख़त्म हो रहा है। ऐसा कोई भी नंबर होगा उसके एंड में हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन डीआई का है। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि टोटल एक्सपोर्ट कार ए का 2014 में कार ए का, तो 2014 क्या है कार ए, ब्लू वाली है कार ए, तो ये कितना है 200, और 2017 में कार ए कितना है 175। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 375। इसका हमें रेशियो किसके साथ निकालना है 2014 का, और ये 2017 का कितना था 175, तो ये कितना हो गया 375। अब हमें निकालना है किसका 15 और 16 का, तो 15 का भी ये है और 17 का भी ये है, 16 का भी ये है, तो क्या ये 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं 25 से काटना शुरू करता हूँ। मैं 25 से इसे काटूंगा तो कितनी बार 12 13 14 15, ये 15 बार कटेगा,
और ये कितनी बार कटेगा? 30 बार, ठीक है। ये 30 बार, सॉरी मैं 25 से काट रहा हूँ ना मैं, तो कितना हो जाएगा? 16, 17, 18 बार। तो ये कितनी बार किससे जाएगा? 5 से, और ये किससे जाएगा? 6 से। तो ये हो जाएगा 5:6, ठीक है। 5:6 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है ये। क्वेश्चन मैंने आपको DI में कराया भी है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। DI शुरू होने से पहले करा दिए थे ये क्वेश्चन मैंने आपको, CGL 2021 के। क्वेश्चन नंबर 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, नहीं गिवन है। देखिए हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, आप जानते हैं इन तीनों में से, मुझे बताओ हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? x-1, x+1 और x+3 में से हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? x+3 ही होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, और तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? x+3। तो ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हाइपोटेन्यूस मेरी x+3 है? बाकी दोनों कुछ भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये x-1 है। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? देखिए बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड, दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो x+3 मेरा आंसर होगा। मैं ओपन कर लेता हूँ। a² प्लस b² प्लस 6x इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। क्या बात ठीक लिखी है मैंने? ठीक है। क्या इस 2x से 2x कट जाएगा? तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 2x² प्लस 2, ठीक है। 2x² प्लस 2 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे हमारी एक, ठीक है। तो ये 2x² हो जाएगा, तो ये उठ के इधर जाएगा तो क्या ये x² बन जाएगा? ये उठ के इधर जाएगा तो क्या ये -7 बन जाएगा? और ये उठ के इधर आएगा तो क्या ये -6x बन जाएगा? क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी? इसको मैं अगर ढंग से लिख लूँ तो क्या ये x² माइनस 6x माइनस 7 बराबर 0 है, ठीक है। तो क्या दो वैल्यूज 7 और 1 आ रही है? 7 और कितनी आ रही है? दो वैल्यूज -1 और 7 आ रही है। -1 और 7 दो वैल्यूज आ रही है मेरी इस क्वाड्रेटिक की। ऐसी दो वैल्यूज मुझे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 7 हो और सब्ट्रैक्शन 6 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है तो ऐसी चीज़ों में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, बचपन के तरीके भूल जाओ। माइनस 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 प्लस, मेरे दो रूट्स आएंगे और उनका सिंबल माइनस और प्लस होगा, और प्लस वाला ये वाला होगा छोटा, ये वाला होगा बड़ा। तो दो वैल्यूज 1 और 7 होगी, ये मेरी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे 7 को पुट कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं 7 को पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ गए ना। ये चीज़ 0 हो जाएगी ना, वरना अगर मैंने x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दी तो, और ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। साइड के नेवर भी नेगेटिव, साइड के नेवर भी 0, तो ये चीज़ की वैल्यू मुझे मिल गई 10। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 10। बाकी इस क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड तरीका ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे? आप ऑप्शंस उठा लेते। हाँ हाँ, ऑप्शंस उठा लेते आप। आप ऑप्शंस उठा के कर लो। देखो अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूस मान लूँ तो x की वैल्यू क्या 9 हो जाएगी? मैं मान लेता हूँ कि पहला वाला मेरा सही आंसर है, तो मतलब x+3 की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? 10। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने थोड़े बहुत पता होंगे, आपको तो पता होगी ये बात कि ये नहीं सेटिस्फाई कर रही। बाकी आप यूनिट डिजिट लगा के भी कर सकते हो। आप दूसरा वाला उठाओगे 7, तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 5। अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम मत लगाओ, आप बस यूनिट डिजिट चेक कर लो। क्या ये LHS और RHS की यूनिट स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट सेम हो रही है क्या? नहीं हो रही। तीसरा वाला लगाओगे, अगेन आपको वैल्यू मिल जाएगी 3। ये x की वैल्यू 3 मिलेगी, ये हुआ 6, ये हुआ 2, और ये हुआ कितना? 4। ये भी नहीं करेगा, इवेंचुअली करेगा क्या? 10। ठीक है, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया, और एग्जाम में आप इसे कैसे टैकल कर सकते थे। कभी कभी क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रैक नहीं कर पा रहे आप, फंस गए, और फंस सकते हो क्वाड्रेटिक में। ये तो बहुत बेसिक क्वाड्रेटिक बन गई, इसीलिए हमने जल्दी से सॉल्व कर दी, ठीक है। और हो सकता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हो, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील हो रहा हो, ठीक है। बाकी अटक जाते हैं। अभी तक देखिए एक ही पेपर में 2 बार क्वाड्रेटिक आ गई है, तो क्वाड्रेटिक दिखती नहीं है। CGL डायरेक्टली नहीं पूछता क्वाड्रेटिक, वो अंदर सिर्फ अंदर पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है CGL में, बहुत ही ज़्यादा बार। देखिए P और उसके 3 दोस्तों का एवरेज वेट कितना है? 55 किलो, ठीक है। तो मुझे बताइए P और उसके जो 3 दोस्त है, उनको, ये P है और ये उसके 3 दोस्त है,
मैं उन तीनों दोस्तों को ऐसे एक डब्बे में बंद कर देता हूँ। इन सब के वेट का सम कितना होगा? 220। भाई 55 किलो अगर एवरेज है 4 लोगों का, तो उनका सबका सम कितना होगा? 220। अब क्या बोला जा रहा है कि P इन तीनों के एवरेज वेट से 4 किलो ज़्यादा है। अगर मैं इसका भी एवरेज x मान लूँ, भाई इन सबका एवरेज अगर x मान लूँ, तो इन सबका x प्लस x हो जाएगा ना वेट, और P उनसे कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो क्या जो P है ये 4 + x होगा? और क्या ये इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाई तो रहेगी ना? मुझे बताइए 4x + 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 220 की। तो x की वैल्यू कितनी किसके बराबर गई? 216/4 के। ये कितना होता है? 54। अगर x की वैल्यू 54 आ चुकी है मेरे पास, तो मुझे बताइए x + 4 की वैल्यू क्या 58 नहीं होगी? और x + 4 ही तो p की वैल्यू है। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 58। ठीक है, डाउट है कुछ? क्यों? मैंने तीनों का x मान, मैंने बोला कि देखो एवरेज वेट x ले लो तीनों दोस्तों का, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 3x, और एवरेज वेट कितना होगा? x। और अगर उसका एवरेज वेट x है तो p का कितना होगा? x + 4। ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलिए बेसिक सिंपल अप्रोच लगे। मैंने सबसे इजी अप्रोच एवरेज की जो मैं लगा सकता था मैंने यहाँ पुट की। कोई अमीर गरीब वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा वो मैंने यहाँ नहीं लगाया। ठीक है, क्या हुआ देखो, ताकि पता लगे कि कितना पढ़ना है अभी हमें, है ना? चलिए, कुएं के मेंढक मत बनो। ठीक है, कुएं के मेंढक समझते हो ना कहावत किस लिए कही जाती है? मेंढक होता है वो कुएं में रहता है, उसको लगता है कि यही मेरी दुनिया है। हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, आप कुएं में हो तो बाहर निकलो उससे, ज्ञान की नदियाँ बह रही है यहाँ। ठीक है, चलिए बेसिक सिंप्लीफिकेशन, आप लोग एक्सपर्ट हो सिंप्लीफिकेशन के तो, है ना? सिंप्लीफिकेशन का तो कोई सानी है ही नहीं आपका। तो ये क्या जो चीज़ लिखी गई है 372/56 मल्टीप्लाइड बाई 7 - 5 + 2 लिखी गई है। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? मुझे बताइए क्या ये 7 8 56 होता है? तो क्या ये 372/8 हो जाएगा? और क्या ये -5 + 2, तो फ्री -3 लिख दूँ सीधा ही मैं? क्या मैं सीधा -3 ही लिख देता हूँ? ये -3। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? क्या ये नंबर 8 से पूरा पूरा कटता है? नहीं कटता। मेरा ये आंसर तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये एलसीएम ले लूँ, मैं काम करो एलसीएम लेके कर लूँ या वैसे कर लूँ? दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बताइए 8 4 ज़ार 32, नीचे कितना बचेगा? 52, 8 6 ज़ार 48, और फिर कितना बचेगा? 4/8। क्या मैंने ठीक किया है? 46 4/8 -3, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशो का क्वेश्चन है। दो आदमी है ए और बी, और दोनों की कितनी है? मंथली इनकम का रेशो कितना है ए और बी? इनकम का रेशो कितना है? 11:13। और जो एक्सपेंडिचर है उस सेविंग्स एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 9:11। ये आप लोग अगर रेशो की शीट देखोगे तो आप लोग वहाँ पाओगे सेविंग्स ही सेम टाइप है। ये वहाँ पे एक टाइप पढ़ाया जाता है जब इनकम एक्सपेंडिचर में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब सेविंग सेम होती है और जब सेविंग सेम नहीं होती है। और ये सेविंग सेम का भी एक ऐसा टाइप है जो मैंने आपको बताया होगा जब एग्जामिनर ने ही रेशो सेट करके दिया है हमें। मुझे बताइए कि यहाँ पे जो चीज़ सेविंग, इन दोनों का सम सेविंग है, इन दोनों का सम सेविंग है, दोनों बराबर है, और यहाँ पे देखो इन दोनों का ये भी डिफरेंस भी बराबर है। तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तब मैंने बोला कि एग्जामिनर बहुत भोला है, उसने हमें रेशो सेट करके दिया है ऑलरेडी। तो मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ भी 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ भी। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम इसे करते, क्योंकि दिस इज सेविंग्स ही सेम वाला टाइप। अगर अभी तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, नहीं है तो हम करते। समझ रहे हो? आपको करना मैंने सिखाया होगा, कभी आएगा तो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसकी वैल्यू कितनी है? 4000, और इस 2 की वैल्यू कितनी है? 4000। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2000। हमें निकालना क्या है? इन दोनों की इनकम का डिफरेंस। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो बी की इनकम कितनी होगी? 26,000, और ए की इनकम कितनी होगी? 22,000, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 4000। सिंपली आप देख सकते थे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या हुआ, जाना चाहते हैं आप? चलिए,
ज्योमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया गया और ABC इंस्क्राइब्ड एक सर्कल के अंदर है। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर। तो हमें दिया गया है क्या, एक, चलो छोड़ो, तो हमें यहां पे दिया गया है, ये देखिए एक सर्कल है और ये उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैं बना देता हूं उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा A, ये मेरा B और ये मेरा C। अब हमसे बोला गया है क्या, अब हमसे बोला गया है कि O यहाँ का सेंटर है, भाई होगा सेंटर। D इज द पॉइंट ऑन माइनर आर्क BC। देखिए BC की माइनर आर्क ये है और मेजर आर्क ऊपर वाली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेंसुरेशन में मैंने पढ़ाया, आपको आपने पढ़ाया, तो ये BC माइनर आर्क है और देखो मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं इस बात को समझने के लिए। आर्क ये होती है और छोटी आर्क है, तो ये माइनर आर्क है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, D एक पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे D। अब हमें बोला गया है कि जो CBD एंगल है वो 40 डिग्री का है, मतलब ये जो मेरा एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री का। डिग्री का। मुझे बताइए क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तो यहाँ पे सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60, 60 और ये 60। ठीक बात है। CBD, सॉरी मैंने गलत एंगल बना दिया ना, CBD है ना हमारा, CBD हमारा 40 है ना, CBD हमारा 40 है, ये वाला एंगल 40 है। ठीक है, ये वाला एंगल मेरा 40 है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हुआ होता है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ होता है और इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर 60 है तो क्या नीचे वाला 120 रहा होगा, ये 120 है, ये 40 है, ये 160 रहा होगा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, तो ये वाला जो थीटा हमें निकालना है, क्या इसकी वैल्यू 20 डिग्री होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। A circle with center O, a tangent is drawn at point A. C is a point on the circle such that BC produced meet the tangent at P. If angle APC 62 डिग्री है तो मुझे बताइए माइनर आर्क AC का मेजर क्या होगा। अब यहाँ पे माइनर आर्क AC का मेजर निकालने का मतलब ये नहीं कि उसको नापनी है, एंगल डिग्री में दे रखा है, मतलब उसके सामने जो एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं, ये तो काफ़ी कुछ कह गया है वैसे। ठीक है, AB डायमीटर एक सर्कल का, ये मेरा सर्कल है और ये उसका डायमीटर कितना है, AB। ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट A। भाई इसने टेंजेंट बनाने के लिए बोला है, मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ। डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना, बेवकूफ़ बन के, जैसा जैसा एग्जामिनर बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जो, होशियारी मत लगाना कि ऐसा हो, ऐसा ही कहना चाह रहा है एग्जामिनर, है ना। ठीक है, अब हमें बोला गया है C इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट BC प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट एट P। अब C सर्कल पर एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है देखो सर्कल पे, यहाँ ऊपर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जब मैं मिलाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ तो ये टेंजेंट को P पर मिलती है, ऐसे ही कहना चाह रहा है ये। तो ये चीज़ C से होती हुई आगे जा रही है और ये कहाँ मिल रही है, इसे P पर। अब हमारा डायग्राम पूरा बन गया है। अब बोला जा रहा है कि जो APC है वो 62 डिग्री है, ये जो APC है ना ये कितना है, 62 डिग्री। हमें निकालना क्या है, माइनर आर्क AC। क्या मेरी माइनर आर्क AC ये जो मैंने ये बनाया है सांप, इसके सामने वाली है, ये माइनर आर्क AC है, तो इसके सामने वाला एंगल हमें निकालना है, मतलब मुझे थीटा निकालना है। एक रेडियस और एक टेंजेंट जब भी मिलती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये अगर 90 है, ये अगर 62 है, तो ये 28 डिग्री होगा। 28 डिग्री मेरा आंसर है। बात नहीं, पढ़ेंगे तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए ये दोनों चीजें साइन 23 और ये क्या कॉस 67 भी साइन 23 होता है, तो क्या इस चीज को पूरी को मैं साइन स्क्वायर 23 लिख दूं? ठीक है, अब साइन स्क्वायर 23 है तो कॉस स्क्वायर 23 ये रहा, ये कॉस 23 है और साइन 67 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 23। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, ये चीज़
ये चीज सेक 52 है और ये 58 है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे हुए सारे ऊपर, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री कुछ चल रही है। वैसे तो ये सीधी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि इन दोनों का सम 1 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मुझे बताइए सेक 52 क्या सेक और कॉसेक में चेंज होता है? सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये जो चीज़ है क्या कॉसेक 38 लिखी हुई है? कॉसेक 38 लिखी हुई है ना, ये जो चीज़ है क्या कॉसेक 38 है? ये जो चीज़ है कॉसेक 38 है। और कॉसेक थीटा क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है? क्या ये जो चीज़ लिखी गई है क्या मैं इसे 1/sin38 लिख सकता हूँ? तो क्या साइन 38 से साइन 38 कट जाएगा, तो ये पूरी चीज़ कितनी हो जाएगी? 1। और आपको वैसे पता होना चाहिए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा कॉसेक थीटा हमेशा 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा हमेशा 1 होता है, टेन थीटा कॉट थीटा हमेशा 1 होता है। ये दोनों चीज़ें सेम, अगेन वही प्रिंसिपल। ये कॉसेक 52 है, ये किस में चेंज होगा? सेक 38 में बदलेगा। ये चीज़ सेक 38 के बराबर है, ये चीज़ सेक 38 के बराबर है। सेक थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएंगे? 1। तो अब ये देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी 1 होता है। ऊपर कितने हो गए? 1 + 1 + 1 3 हुए ना, ये 1 ये 1 और ये दोनों मिलके 1, तो ऊपर कितने हो गए? 3। अब नीचे देखो, ये कॉसेक स्क्वायर है ना, ये कॉसेक स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर 20 है ना ये, और ये टेन स्क्वायर 70 है। कॉसेक स्क्वायर को मैं बदलूंगा तो क्या सेक स्क्वायर 70 हो जाएगा ये? तो ये चीज़ क्या सेक स्क्वायर 70 के बराबर है? ये सब मन में चल रहा है ना, ऐसे लिखना मत देख के कि पता लगा पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर उन पे गोले बना बना के लिख रहे हो, नहीं। और यहाँ पे मुझे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 के बराबर। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 1। 3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों के दोनों कतई बेसिक। क्लास 10th की भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है डेटा इंटरप्रिटेशन का। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट टोटल अर्निंग का कितना % है, और ये पूरा खर्चा है, और खर्चे के अंदर सेविंग अगर इंक्लूडेड है तो मैं मान के चलूँगा कि ये पूरा इनकम का ग्राफ बना हुआ है। समझ रहे हो? पूरी इनकम का ग्राफ बना हुआ है। हमें निकालना है चाइल्ड एजुकेशन कितनी है इसमें? 70 डिग्री। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कितना है? 50 डिग्री। और यहाँ पे रेंट कितना है? 60 डिग्री। इनका सम कितना हो गया? 180। हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला पार्ट अगर 180 डिग्री है तो पूरा इनकम कितनी होगी, मतलब टोटल। मुझे बताइए ये टोटल 180 अगर ये पार्ट है तो पूरा पार्ट क्या 360 डिग्री रहा होगा? पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का होता है, क्या ये 1/2 होता है? मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, 50% विल बी माई आंसर। ये क्वेश्चन मैंने DI में आपको पहले तीसरे दिन ही करा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अलजेब्रा। हमें एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए गए हैं। क्या इसे सॉल्व करना पॉसिबल है? नहीं, इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप क्या करेंगे? आपकी मर्जी पड़े जिसे एक वेरिएबल को 0 मान लो, क्योंकि सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 मान लेते हैं। अगर मैंने इसे 0 मान लिया तो मुझे x की कितनी वैल्यू मिल जाएगी? -3। और y को मैंने क्या मान लिया? अगर मैंने y को 0 मान लिया तो क्या ये दोनों 0 हो जाएंगे? x³ की कितनी वैल्यू हो जाएगी? -3 का क्यूब, और ये हो जाएगा +9, तो ये हो जाएगा -27 + 9, ये कितना होता है? -18 मेरा आंसर, ठीक है। किसी को भी मान लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये वाली टर्म तो कटनी है, x को मानो या y को। अगर इसको नहीं काटोगे इसको काटोगे तो भी वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, -3 आएगी। क्या? -3 का क्यूब तो -27 होगा ना। इवन पावर होती है तब पॉजिटिव होता है, जब तक ऑड पावर है तब तक वो नेगेटिव ही होता है। बहुत आसान सवाल अलजेब्रा का, मतलब बिल्कुल ओरली किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यह है बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में। आपने बोट्स एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा तो मैं वहाँ पे आपको हमेशा बताता हूँ कि बोट स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है उसे x मानते हैं, और जो उसकी स्पीड होती है, फ्लो की स्पीड होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है, इसे हमेशा y मानते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है? 20। x की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई है। अब ये 30 मिनट ज़्यादा ले रही है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए ज़्यादा समय पानी के बहाव के साथ लेगी या पानी के अगेंस्ट लेगी? पानी के अगेंस्ट लेगी, सीधी बात, पानी के अगेंस्ट लेगी। और जाना कितना डिस्टेंस है? 24 किलोमीटर ही जाना है क्या? आना भी उतना ही है। चलिए, तो इक्वेशन क्या बोल रही है कि 24 किलोमीटर जाना है हमें पहले अपस्ट्रीम। मुझे बताइए अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा होगा या डाउनस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा होगा? तो अपस्ट्रीम का टाइम पहले आएगा। अगर वो डाउनस्ट्रीम में मतलब पानी और रिवर एक साथ चल रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड होगी, है ना? आपने बचपन में नाव वाव बनाए होंगे ना पानी में, ये तो करते ही थे आप लोग, दिख रहा है वो तो मेरे को। तो उसमें क्या करते थे, पानी में बहा फिर थोड़ा पीछे धक्का दिया तो आगे जाने लगी। तो आप क्या कर रहे थे बेसिकली, आप रिवर की कुछ स्पीड दे रहे थे। बोट की तो स्पीड हमारी 0 थी, और वो चाबी वाली बोट भी आती थी पानी में, आपने देखी होगी, लाते थे बहुत सारे लोग, मंदिरों की झांकियों वाँकियों में लगाते भी ये लोग। तो उसमें क्या होती है ना, ऑलरेडी उसके अंदर हमने स्पीड दे रखी है बोट की और पानी की स्पीड भी चल रही है, तो वो बोट चलती रहती थी। तो पहले वाले केस में क्या x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे 24 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई आएगा, इज इक्वल्स टू, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट। मैं 1/2 लिखूंगा क्योंकि सब कुछ घंटे में चल रहा है। एक ही इक्वेशन में आप इधर किलोमीटर पर आर में लिख रहे हो स्पीड, तो उधर मिनट नहीं लिखोगे। मुझे पता है क्या, मुझे x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है ना मेरे को, अरे ये पता तो है, x की वैल्यू कितनी है? तो ये कितनी लिख देता हूँ मैं? 20। और ये कितनी लिख देता हूँ? 20। क्या मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, या तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या थोड़ा सा सोच सकते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है। 2-3 वैल्यू हिट एंड ट्रायल आप मार सकते हो। आपको y की यहाँ एक ऐसी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। y की आपको यहाँ ऐसी कुछ वैल्यू रखनी है, यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? हाफ। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? हाफ। ठीक है, चलिए सोचो तो मुझे बताना वो वैल्यूज़ क्या क्या आई आपकी। ठीक है, चलिए बाकी हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 20 माइनस वाई, 20 प्लस वाई, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 24 20 प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा? 24 20 माइनस वाई। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? ये बात ठीक लग रही है? एलसीएम लेके मैंने इसी चीज़ को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। ऊपर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 20 प्लस 24 वाई माइनस 24 इंटू 20 प्लस 24 वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और नीचे का a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, 400 माइनस y²। क्या ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट जाएगी? तो कितना हो जाएगा? 48 वाई हो जाएगा ना, 48 वाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 वाई। तो ये चीज़ को मैंने क्या लिख दिया? 48 वाई ऊपर, मैं इधर लिख रहा हूँ 48 वाई डिवाइडेड बाई 400 माइनस y² बराबर 1/2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 96 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 वाई बराबर 400 माइनस y²। ये y² को मैं उठा के इधर लाता हूँ, 400 को मैं उठा के इधर लाता हूँ, y² प्लस 96 माइनस 400 बराबर 0। तीसरी बार इक्वालिटी की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जिनका मल्टीप्लिकेशन 400 हो और सब्ट्रैक्शन कितना हो? 96, 4 and 100, 4 and 100, प्लस माइनस। तो मेरी जो दोनों रूट्स होंगे उनके ये क्या होंगे? प्लस माइनस। छोटी वाली कितनी? 4, बड़ी वाली कितनी? 100। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 4। अब देखो यहाँ पे सोच के, यहाँ मैं 4 रख देता, 24/16 1.5 होता है, और ये कितना होता? 1। 1.5 में से 1 गया तो कितना आया? आधा। सेटिस्फाई हो रही थी ना? ठीक है, चलिए तो 4 मेरे आ गया कितनी? y। मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है? जो मुझे दिया गया है मैं वो काम करूँगा। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू कितनी और y की वैल्यू कितनी? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे पूछा गया क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट क्या हो रहा है? अगर हम बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर से बढ़ा दें, मतलब कि क्या जो न्यू स्पीड है क्या मैं उसे 22 किलोमीटर प्रति घंटा करने वाला हूं? ठीक है, तो अब बताइए 39 किलोमीटर हमें डाउनस्ट्रीम जाना है,
39 किलोमीटर हमें डाउनस्ट्रीम जाना है और 30 किलोमीटर हमें अपस्ट्रीम जाना है। मुझे बताइए डाउनस्ट्रीम जाने में क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 22 + 4 और ये किलोमीटर पर आवर में। और मुझे बताइए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 22 - 4। मुझे बताइए क्या ये 39/26 है और क्या ये 30 अपॉन कितना है 18। मुझे बताइए क्या ये 3/2 होता है और क्या मैं इसको 6 से काटूँ तो ये 5/3 होता है। मेरा आंसर होगा 3/2 + 5/3। तो ये हो जाएगा कितना? ये 3/2 को क्या मैं 1.5 लिख सकता हूँ? 3/2 को क्या मैं 1.5 लिख सकता हूँ? मेरा आंसर कैसे आ रहा है? अच्छा मिनट वगैरह में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं इसे पूरा ही कर लेता हूँ। तो ये कितना हो गया 3/2 1.5, 3/2 1.5 और ये हो गया 5/3, 5/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 1/2 और ये कितना हो गया 1 2/3। क्या बात ठीक लिखी है मैंने? 1 1/2 + 1 2 3/2 समझ में आ रहा है आपको? क्या मैं 1 और 1 को जोड़ दूं तो क्या दो तो अलग खींच लूं? मैं दो अलग खींच लूं और ये कितना बचा 1/2 + 2/3, 1/2 + 2/3, 1/2 + 2/3 कितना? ये बचा 1/2 और ये बचा 2/3। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूं अगर, तो मुझे बताइए नीचे कितना आएगा 6, इधर कितना आएगा 3 और इधर कितना आएगा 4। क्या ये 7/6 बनेगा? क्या ये चीज़ 7/6 के बराबर है? क्या 7/6 को क्या मैं 1 1/6 लिख सकता हूँ? तो क्या ये चीज़ 3 1/6 बन गई? क्या ये चीज़ 3 1/6 बन गई? और तो आंसर कितना आ जाएगा 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा पूरा पूरा, 1/6 का मतलब 1 घंटे के 6 टुकड़े करो, 60 मिनट के 6 टुकड़े करोगे मतलब 10 मिनट। समझ रहे हो? लेंथी क्वेश्चन है। अगर आपको 4 क्लिक नहीं करता है तो दिक्कत है मतलब। तो इसको करने में लगभग लिखना है किसी को इसका? वैसे मैंने मिटा दिया है ना? आप समझ ही गए हो। मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन। एक सॉलिड क्यूब को ड्रॉप किया गया, बेसिक घिसा पिटा सवाल है। एक क्यूब को पानी के जार के अंदर डाल दिया तो पानी का कुछ लेवल बढ़ गया। अगर क्यूब की हमें डायमेंशन दे रखी है तो बताइए पानी कितना ऊपर बढ़ा। यही सवाल है, ये हमेशा ऐसे ही सवाल आता है ये। ठीक है, ये मेरा क्यूब था, इसे मैंने डाल दिया। मान लीजिए एक्वेरियम, एक्वेरियम समझ लेते हैं हम, ये एक्वेरियम है, इसमें मैंने इसे डाल दिया। अब जब मैं इसे डालूंगा तो इसका पानी कुछ ऊपर बढ़ेगा। मुझे बताइए क्यूब की जितनी क्यूब की वॉल्यूम होगी उतना पानी बढ़ जाएगा। आप एक बात सोचिए, मेरी बात बस इमेजिन करना। आपने एक्वेरियम कभी भरा हुआ देखा है? पानी भरा हुआ एक्वेरियम देखा होगा ना, इसमें मछलियाँ होती है। आप एक काम करो, उसके अंदर उसको फ्रीज कर दो, उसको फ्रीजर में ले जाके फ्रीज कर दो बिना मछलियों के, और आप पानी निकाल लो, आप वो आइस निकाल लो उससे। क्या जो आइस निकलेगी वो क्यूबॉइड शेप की निकलेगी? अब एक काम करो, उस आइस को वापस अंदर डाल दो और उसके अंदर हम एक बीच में एक शीट बिछा देते हैं, दोनों को सेपरेट करके, और लाल पानी भर देता हूँ मैं, लाल पानी बोला है मैंने, है ना, और वापस फ्रीज कर देता हूँ। अब मैं उसे वापस फ्रीजर से निकालता हूँ और जब मैं पहली वाली स्लाइस निकालूंगा तो वो लाल पानी वाली क्यूबॉइड होगी, वो भी क्यूबॉइड शेप की होगी ना, और नीचे वाली भी क्यूबॉइड होगी। मतलब कि जो लेवल इंक्रीज हो रहा है वो एक क्यूबॉइड शेप बन रहा है। ये कहने का मेरा मतलब ये था कि जब मैंने इसके अंदर क्यूब डाला ना तो जो पानी ऊपर बढ़ा ना वो क्यूबॉइड की शेप का बढ़ा है। मतलब कि, और जो क्यूबॉइड की शेप का बढ़ा है, क्या उसकी लेंथ और ब्रेड्थ पहले वाले क्यूबॉइड जितनी ही रही होगी? केवल हाइट ही तो हमें निकालनी है। मतलब इस चीज़ की वॉल्यूम उस वाले क्यूबॉइड के बराबर है जो नया बन रहा है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो वही है, बस हाइट हमें पता करनी है। बाकी क्वेश्चन में क्या है, लोग ये बोल देते हैं कि वॉल्यूम है, इसको बराबर कर देना, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी, यहाँ पे एच रख देना। लेकिन आप लॉजिक समझ रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल कभी रटना नहीं पड़ेगा ये। तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी थी? 8 × 8 × 8। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती? साइड क्यूब। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है? 16, ब्रेथ कितनी है? 8, और हमें एच निकालनी है। समझदार मत बनना, 512 आता है मैं लिख दूंगा, नहीं, हर जगह समझदार नहीं बनना पड़ता है। 8 से 8 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा 4 बार, आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता रहा था। बाकी आपको क्या करना है? अच्छा, 8 × 8 × 8 बराबर 8 × 16 × h। 8 से 8 कटा, 8 से ये 2 बार कटा, 2 इधर आया, ये कटा, 4, 4 मेरा आंसर। क्या वो एच तो उस पानी वाला है ना, ऊपर जो लाल पानी वाला है उससे काम है ना, मैं तो उस हाइट से वो करना क्या है?
आप देखिए, आप किसी भी चीज़ में एक ग्लास में आप एक आइस डालते हो तो पानी ऊपर बढ़ जाता है ना। उस आइस की जगह कुछ भारी चीज़ डालो तो वो तो नीचे गिर जाएगी और थोड़ा सा पानी ऊपर बढ़ जाएगा। वो पानी उतना ही ऊपर बढ़ा है जितनी उस चीज़ की वॉल्यूम थी। मतलब कि वो जो क्यूब मैंने डाला ना, जैसे ग्लास, अगर मान लो अपनी स्टील की ग्लास है, उसके अंदर मैं एक भारी चीज़ डाल रहा हूँ तो जो नया शेप बन रहा है वो भी सिलेंडर बन रहा है। समझ रहे हो? वो जो ऊपर पानी आया है और जो पहले पानी था उसके बीच में अगर मैं एक पॉलीथीन लगा के दोनों को फ्रीज करूँ तो नया वाला भी एक सिलेंडर ही है। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप? 3D मेंसुरेशन पूरा गेम ही इमेजिनेशन का है। बस परसेंटेज का क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हेलो। हाँ 16। समय काट रहे हो आप? पूछ रहे हो बगल में कितने हो रहे हैं? इतना तो समय वो मैम भी नहीं काट रही, जो बार मेरा बैठे मेरा वेट कर रही है ना। तो फिर आप भी मत काटिए, ठीक है। चलिए देखिए, सम स्टूडेंट है और सम बॉयज़ है, कुछ ओलंपियाड एग्जाम में अपियर हुए, 20% बॉयज़ और 15% लड़के फेल हो गए। फेल तो हो जाते हैं लोग, आपको पता ही है उसकी क्या कैसे होते हैं। चलिए, हमें पता है कि 20% बॉयज़ और 15% गर्ल्स फेल हो गई। द नंबर ऑफ बॉयज़ जो पास हुए वो 70 ज़्यादा थे लड़कियों से जो पास हुए, और टोटल फेल लोग कितने हुए? 90 लोग तो फेल हो चुके हैं। मुझे बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल बॉयज़ बी थे और टोटल गर्ल्स जी थी, तो क्या उस स्कूल में पढ़ने वाले लोग बी प्लस जी थे? हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर ही तो निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे? बी। तो 20% बॉयज़ अगर फेल हुए तो क्या 20% ऑफ बी फेल हो गया? और क्या इसमें मैं ऐड कर दूँ 15% ऑफ गर्ल्स, तो 15% ऑफ जी, इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। क्या ये फेल होने वाले बच्चों का एक इक्वेशन लिख दी मैंने कि जितने बॉयज़ थे उसमें से 20% और जितनी गर्ल्स थी उसमें से 15%, 90। अब दूसरी इक्वेशन मुझे बताइए, अगर 20% और पास कितने हुए? पास का भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो बॉयज़ पास हुए हैं और जो गर्ल्स पास हुई है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 70। मुझे बताइए, अगर 20% बॉयज़ पास हुए तो फेल कितने हुए? सॉरी, 20% फेल हुए तो पास कितने हुए? और 15% गर्ल्स फेल हुई है तो पास कितनी हुई होगी? और ये वैल्यू किसके बराबर है? 70 के। क्या 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन रह गया अब तो ये? मुझे बताइए, क्या मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों? क्योंकि मैं बॉयज़ को अपने रास्ते से हटा देना चाहता हूं, और मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। अब चालाकी से करना, ऊपर 90 से मत कर देना, 4 मल्टीप्लाई किया हमने। क्या जब इस चीज़ को और इस चीज़ को मैं करूँगा तो ये आपस में कट जाएंगे? 15 का 4 गुना कितना होता है? 60। और ये कितना होता है? 85। 60 और 85 का 145% ऑफ गर्ल्स होता है, 145% ऑफ गर्ल्स। और ये जो चीज़ है क्या वो 360 माइनस 70, 290 हो जाएगा। मुझे बताइए, क्या ये जो चीज़ लिखी गई है 145, और क्या ये जो चीज़ है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, 145/100 जी, आपको दिख रहा है ये इसका डबल है 290 का। तो क्या इससे मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो जी की वैल्यू क्या 200 हो जाएगी? गर्ल्स कितनी हो गई? 200। और अगर गर्ल्स 200 हो गई है तो अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑरेंज वाली इक्वेशन में वापस आ जाता हूँ। मैं एक वैल्यू निकाल चुका हूँ, दूसरी वैल्यू मैं उसी में जाके पुट कर दूंगा। मुझे बताइए, पहले वाली इक्वेशन थी 20% ऑफ बॉयज़, 20% ऑफ बॉयज़ प्लस 15% ऑफ गर्ल्स, इसका 15% क्या 30 होता है भाई? 200 का 15% कितना होता है? 30। और ये किसके बराबर है? 90 के। तो 20% ऑफ बॉयज़ किसके बराबर होंगे? 60 के। तो मुझे बताइए, क्या ये 3 हो जाएगा? तो 1% ऑफ बॉयज़ कितना हो गया? 3। तो 100% ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा? 300। लड़कियां कितनी थी? 200। बॉयज़ कितने हो गए? 300। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 500। समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो?
ABC point PQR are taken AB, BC, CA respectively such that BQ is equals to PQ and QC is equals to QR. If BAC is equals to 75, what is the measure of PQR in degrees? चलिए बेसिक ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ABC और यहाँ पे बोला गया P है हमारी AB पे, तो P मेरा यहाँ है, Q है मेरा BC पे, तो Q यहाँ है, और R है मेरा AC पे, तो R यहाँ है। इसके अंदर में और यहाँ पे हमें बोला गया है कि BQ बराबर PQ, मतलब ये चीज़ मेरे को ज्वाइन कर देनी है। और BQ बराबर PQ मतलब क्या, ये चीज़ इसके बराबर है। QC बराबर QR, QC और QR, क्या ये दोनों चीज़ें मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या ये दोनों चीज़ें भी बराबर है एक दूसरे के? क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ये कितना है, 75 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, एंगल PQR, मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला मुझे ये निकालना है, X निकालना है मेरे को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, क्या ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहा होगा? ये पूरा एक ट्रायंगल है, एक पूरे ट्रायंगल में एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये अगर 75 है तो इन दोनों के पास कितना बचा, 105, और 105 में से ये थीटा ले गए तो ये कितना होगा, 105 माइनस थीटा। पहली चीज समझ गए। और ये अगर 105 माइनस थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी 105 माइनस थीटा रहा होगा? क्या ये बात आपको पल्ले पड़ रही है ना? ये बात आपके पल्ले पड़ रही है, बताओ। अब मुझे बताइए, ये वाली चीज क्या 180 माइनस थीटा रही होगी? ये वाली चीज कितनी रही होगी मुझे बताओ? 75 प्लस थीटा। क्या ये चीज 75 प्लस थीटा रही होगी? ये चीज रही होगी 75 प्लस थीटा, ठीक है। यहां तक जितना ही मैंने बनाया सब समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये 1+2 होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर 180 माइनस थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा? निकाल के बताओ मेरे को। ये अगर, क्या ये जो दोनों मेरी उंगलियां जहां पे है, इन दोनों का सम क्या इस चीज के बराबर होना चाहिए? मतलब थीटा प्लस एक्स की वैल्यू क्या 180 माइनस थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो ये थीटा उठ के उधर जाएगा तो क्या 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या ये जो चीज है ये 180 माइनस 2 थीटा है? सेम इधर ये 75 प्लस थीटा है, ये 105 माइनस थीटा है। तो क्या 105 माइनस थीटा प्लस एक्स जो है यहाँ पे अगर मैं मान लूँ तो क्या x प्लस 105 माइनस थीटा बराबर 75 प्लस थीटा होगा? ये उठ के उधर जाएगा और ये उठ के उधर जाएगा, तो ये जब चीज़ उठ के उधर जाएगी तो क्या 2 थीटा माइनस 30 बन जाएगा। तो क्या ये जो ये चीज़ है ये 2 थीटा माइनस 30 है? क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? मुझे बताइए, क्या ये एंगल, ये x और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या 180 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स प्लस 2 थीटा माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। क्या 180 से 180 कट जाएगा, है ना? और 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 30, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, और ये जो चीज़ है इसको सीधी कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको चीज़ थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं। ये 90 डिग्री होगा, और ये इसकी हाइट मुझे नहीं पता, ये h है। अब बोला जा रहा है कि इस टावर को कितना बड़ा कर लिया जाए, इस टावर को कितना बड़ा कर लिया जाए कि एलिवेशन कितना हो जाए 60 डिग्री का, यही बोला जा रहा है ना। और ये कितना है, x बढ़ा लिया जाए, x बढ़ा लिया जाए। और ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है
78 मीटर। क्या बात ठीक है? देखिए यहाँ मैं tan 30 लगाता हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल देखना, क्या मैं tan 30 लगाता हूँ तो tan 30 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या ये h अपॉन 38 होगा? ठीक है, सॉरी 78, ठीक है, h अपॉन 78। और क्या दूसरे बड़े वाले में मैं लगाता हूँ तो क्या tan 60 की जो वैल्यू है ये h प्लस एक्स अपॉन 78 हो जाएगी? क्या बात आपको ठीक लग रही है? देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 बराबर h अपॉन 78, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 78/√3, ठीक है, 78/√3। यहाँ से मैं निकालता हूँ √3, ये इधर करता हूँ तो h प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? h प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 78√3, ठीक है। अब क्या h की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78√3 माइनस 78/√3। h की वैल्यू ऊपर से मैंने नीचे रखी और उसको उधर भेज दी। ठीक लग रहा है आपको सिस्टम? √3, अब मैं √3 का एलसीएम लेता हूँ, या इस पूरी इस इक्वेशन यहाँ पे √3 को डिवाइड नहीं करता हूँ वरना x में आ जाएगा। क्या मतलब? हाँ रैशनलाइज कर देता हूँ मैं, करना ही पड़ेगा वो तो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो साफ करना ही पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या है, जो चीज़ है ये 78 × 3 बन जाएगी और ये चीज़ क्या 78 बन जाएगी। तो x की जो वैल्यू है वो 78 × 2 हो जाएगी और नीचे कितना बचेगा? √3। क्या बात ठीक लग रही है आपको? और क्या ये चीज़ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √3 और क्या है ये मल्टीप्लाई करता हूँ √3। 78 × 2 कितना होता है? 140, 16, 156, 156 क्या 3 से कटता है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो रही है? 156/3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये कितना हो रहा है? 52√3। पहले भी 800 रुपये का कॉस्ट करता है, उसे फेस्टिवल सेल में डिस्काउंट में x% ऑफ में बेचा गया, रेगुलर प्राइस पे और 10% का डिस्काउंट और दे दिया गया, और वो आइटम कितने में बेच दिया गया? 216 में। ठीक बात है। देखिए उस आइटम की प्राइस कितनी थी? 400। मैं बहुत ही कतई बेसिक पे चला जाता हूँ। अगर कोई चीज़ पे x% का डिस्काउंट मिला, तो मान लीजिए किसी चीज़ पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या वो उसकी प्राइस का 95% में मिल रहा है? अगर किसी चीज़ पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या वो उसकी प्राइस के 90% में मिल रहा है? आप क्या कर रहे हो? बेसिकली वो डिस्काउंट वाला परसेंटेज माइनस कर रहे हो। तो अगर x मिल रहा है तो क्या 100 - x नहीं हो जाएगा? तो क्या आप डिस्काउंट मिलने के बाद क्या ये अपने आप के 100 - x परसेंटेज पे मिल रहा है? और दुकानदार ने कहा कि दिवाली ऑफर है, क्या कौन सा ऑफर है, चलो तो इस पर 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, तो क्या 10 इस पर 9/10 इस प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद क्या ये चीज़ उसके 90% में मिलेगी? और क्या ये चीज़ 216 के बराबर है? ठीक है, यहाँ तक तो हमने x% का डिस्काउंट वो दे दिया था। अब बोला कि जाते जाते बोला कि 10% का और ऑफर मिल रहा है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी गई है इसका 90% हो जाएगा ना वो प्राइस, 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद। अब क्या करता हूँ मैं, इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या ये जो चीज़ है, तो परसेंटेज से 2 0 काट लूँ मैं, तो क्या ये जो चीज़ है ये 400 - x मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 216 है। क्या मैंने खोला ही नहीं ना ब्रैकेट तो अभी तक, ब्रैकेट तो ब्रैकेट में ही है अभी तो। अब मुझे बताइए, ये 9 से कट रहा है वो 2 हाँ 36 से भी कट रहा है, 9 से काट लेते पहले, तो ये 9 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 24, और इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो क्या 100 - x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। मेरा 40%। बेसिक परसेंटेज से क्या मैंने क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस तो घुसाया ही नहीं मैंने, डिस्काउंट तो मैंने घुसाया ही नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। बाकी आप कैसे कर सकते थे? आप ऑप्शन भी उठा उठा के देख सकते थे। 400 की चीज़ है, पहले 40% का डिस्काउंट मिला, मतलब पहले मुझे कितना 160 का डिस्काउंट मिल गया, फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट और मिला। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी उठा उठा के देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी थोड़ी वर्बल कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरी थोड़ी ख़राब है तो मैंने नहीं किया, है ना। चलिए, 2 नंबर है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 56 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। मतलब कि जो एलसीएम है वो 56 गुना है किसका? एचसीएफ का। एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना है? 517। ठीक है,
मुझे बताइए कि एलसीएम इसके बराबर, तो ये चीज़ मैं यहाँ चिपका दूँ, एलसीएम की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, तो क्या ये HCF प्लस 56 ऑफ HCF बराबर कितना हो जाएगा 1710। तो ये कितना हो जाएगा 57 ऑफ HCF बराबर 1710। तो HCF कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना इसका, तो कितना हो जाएगा 30। HCF मेरा कितना आ जाएगा 30। अगर मेरा HCF 30 आ गया, इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या मुझे LCM मिल जाएगा। तो मेरा LCM कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 30, 150 1680, 1680 कितना हो जाएगा मेरा LCM। मेरे ये वैल्यू LCM की है, ये वैल्यू मेरे HCF की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एक नंबर दिया हुआ है क्या, एक नंबर मुझे दिया हुआ है 240 और दूसरा नंबर मुझे निकालना है। आप जानते होंगे इस बात को कि जिन भी दो नंबर का हम HCF और LCM निकाल रहे होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके HCF और उसके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द LCM मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो पहला वाला नंबर मुझे पता है, दूसरा नंबर मुझे ढूंढना है, और ये वैल्यू किसके बराबर है 30 मल्टीप्लाइड बाई 1680 के बराबर है। ठीक है, तो जो मुझे नंबर ढूंढना है सेकंड नंबर, वो क्या 30 मल्टीप्लाइड बाई 1680 अपॉन 24 के बराबर है। ये मैं इससे ये 240 था ना, यहाँ पे 0 से 0 काट देता हूँ, ये हो गया 10, ये हो गया 8, तो ये कितना हो गया 21। मेरा आंसर 210 मेरा आंसर। ठीक है, 210 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल्स। वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए 23A68B। जो 3 से तो डिविजिबल हो पर 9 से डिविजिबल नहीं हो, तो हम सबसे पहले पता लगा लेते हैं कौन कौन से 9 से डिविजिबल नहीं है। 9, 16, 18 ये 9 से डिविजिबल है। 9, 9 ये भी डिविजिबल है ना। देखो 9, 9, 16 और 18 हो रहा है ना। 9, 9, 15 ये डिविजिबल नहीं है 9 से, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि डिजिट सम आखिरी में 15 आया, 15 बचा था, आपको याद हो मैंने किया था तब। हाँ नहीं, ये 9 से नहीं जा रहा ना, पर ये भी 9 से नहीं से हो रहे हैं, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, चलिए बड़ा वाला होगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट a certain sum is deposited for 4 years at rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that of the 4 years 10%। 4 साल का क्वेश्चन तभी जब भी आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो 10% पे ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि 10% का 4 साल पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है 46.41%, और 10% का 2 साल पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है 21%, और 3 साल पे कितना होता है 33.1%, 33.1%। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो बेसिकली मुझे बताइए 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ होगा 46.41% ऑफ प्रिंसिपल, और इसका डिफरेंस हमें निकालना है 2 साल से, तो क्या ये 21% ऑफ प्रिंसिपल, और ये चीज़ किसके बराबर है 5082 के बराबर है। तो मुझे बताइए इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या ये 25, क्या ये चीज़ जो है ये 25.41 ऑफ पी के बराबर है, और ये चीज़ का 5082 है। वैसे करना नहीं था, मैं ऐसे लिखा रहा हूँ इक्वेशन बना के। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25.41। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल का 25.41 किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब आप अगर ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है 2541, क्या नीचे 2 बार 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डेसिमल का एक बार परसेंटेज का, और ये किसके बराबर है 5082 के, ये इसका डबल है। एग्जाम में ऐसे ही मोस्टली दिया जाता है डबल ट्रिपल, तो चेक किया करो। 250 का डबल कितना होता है 5000, 41 का डबल कितना होता है 82, तो पी कितना होता है 20,000 मेरा आंसर। ठीक है, 20,000 मेरा आंसर है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज वैल्यूज याद रखनी होती है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो बताई जाती है आपको।
कि 10% की वैल्यू याद रखिए, 5% की भी 3 साल की याद रखिए। हिंदी में अलग लिखा हुआ है क्या? क्या हुआ? हाँ, हिंदी में समझदार लोग टाइप करते हैं ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम हमें दे रखा है और बोला गया है कि जो उन्होंने 140 मार्क्स और अबव स्कोर किया है, ये है वो लोग। और जिन्होंने 60 से 120 के बीच में किया है, वो है ये लोग। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये कितना हो गया? 105 और 135 137। और ये कितना हो गया? 110। हमें पहले ये 110 हो रहा है ना, यही आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आ रहा है। ये भी मैंने आपको कराया होगा जब डीआई की बुक में आपके पहले, तीसरे, चौथे पेज पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, टाइम एंड वर्क। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, बी ने बचा हुआ काम किया। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। देखिए, ए ने कितने दिन काम किया? 16 डेज। बी ने कितने दिन काम किया? 12 डेज। मैं मान लेता हूं कि टोटल काम करने को कितना था, इनका एलसीएम 48। मैं मान लेता हूं कि दोनों को काम कितना करना था? 48 काम करना था। मुझे बताइए, अगर ए 16 दिन में वो काम करता है तो 48 काम अगर वो टोटल करता है तो रोज आके क्या वो 3 काम करता है? क्या वो 3 काम पर डे करता है? 12 48, तो क्या ये 4 काम पर डे करता है? दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया? दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 48। मतलब ए और बी ने 4 दिन जब तक साथ में काम किया था तब तक वो क्या 28 काम कर चुके थे। रिमेनिंग काम कितना है? 20 काम। ये 20 काम का काम कौन करेगा? और 20 को कितने दिन में निपटाएगा? 5 दिन में, क्योंकि बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो बी जो है वो 5 डेज में काम कर देगा। बी बेचारा, और देखो कई बार आंसर आप 5 मार्क कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर बहुत भोला है, उसने 5 दिया नहीं है ऑप्शन में, वरना 99% जनता 5 ही मार्क करके आती है ना। टोटल पूछा है उसने। ठीक है, तो टोटल पहले उसने एक के साथ कितने दिन काम किया था? 4 दिन। बाद में कितने दिन किया? 9 दिन। मेरा आंसर वेरी इजी, टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिस्टोग्राम है। एक कॉलोनी के रोड से गाड़ियाँ निकल रही है 6 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, तो हमें रेशियो निकालना है 6 से 8 वाला। 6 से 8 वाला, तो क्या ये 6 से 8 का रेशियो ये है? 6 से 8 ये है, और 9 से 11 का ये है, यही है ना 9 से 11। हाँ, तो ये कितना हो गया? 175। और रेशियो हमें कितना निकालना है? 210 का। तो मुझे बताइए, क्या मैं किससे काट लूँ? क्या मैं 5 से काट लूँ? अगर मैं 5 से काट लूँगा तो ये कितना हो जाए? 7 से भी कट रहा है, देखो वैसे 2 5, और ये किस 7 से कटेगा? 30 बार। 5:6। 5:6। ठीक है,